ओके, सो चिल्ड्रेन आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ लाइन वाइज लाइन में आपको पढ़ाऊंगी एंड आप अपने सामने बुक खोल के रखना सो दैट मैं अगर आपको पढ़ाऊँ आप पहले एक लाइन रीड करना फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको एक फ्लैशबैक दे रखा है, जैसे मूवी में फ्लैशबैक दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरी स्टोरी रिवील होती है। इसी तरह फर्स्ट पेज में आपको इंट्रो दे रखा है, क्या क्या हुआ था। उसके बाद जब आप धीरे धीरे स्लोली जब आप नेक्स्ट पेज से चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये अच्छा ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था। ये सब आपको पता लगेगा, ठीक है। जो फर्स्ट मतलब पेज आपका उसमें बता रखा है कि दैट 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में जो पेरिस था, जो सिटी थी पेरिस की, वो बहुत टेंस था, बहुत टेंशन का माहौल था। द एटमॉस्फेयर ऑफ द पेरिस वाज वेरी इंटेंस एंड जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे। किंग जो कि उधर का लुइस 16 था उस टाइम पे, उन्होंने ऑर्डर किया था आर्मी को कि तुम सिटी में चले जाओ, और लोग जो है वो र्यूमर्स फैले थे ये, तो लोग ये मानने लग गए कि जो आर्मी है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे गोलियां चलाएगी। तो लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा हम गोली से मरे या दूसरे से मरे, इससे अच्छा हम खुद ही मर जाते हैं। और उन्होंने सोचा हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसलिए इसी डर की वजह से अराउंड 7,000 मैन और विमेन वो टाउन हॉल के सामने गैदर हुए और उन्होंने एक पीपल्स मिलिटिया बनाया, एक ग्रुप बनाया एंड वेपन्स टू गेट वेपन्स। वो जो थे उन्होंने कई सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो तोड़ दी, और जब उन्हें कहीं भी वेपन्स नहीं मिले तो वो पूरा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो बैस्टाइल की तरफ गया। बैस्टाइल बेसिकली फोर्ट्रेस प्रिजन होता है जो कि सिटी दैट इज फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में था, ठीक है। वो उधर गया, जितना भी पूरा ग्रुप था, टू द बैस्टाइल, ए फोर्ट्रेस प्रिजन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस, जहां उन्हें लगा था दैट ये जो वेपन्स है वो मिल जाएंगे। एमनेशन मतलब वेपन्स ही होता है। अब एक ना फाइट छिड़ गई, किसके बीच में? उस क्राउड के बीच में, उस गुस्से भरे क्राउड के बीच में और सोल्जर्स के बीच में जो कि बैस्टाइल को गार्ड कर रहे थे। जो बैस्टाइल के बाहर सोल्जर्स खड़े हुए थे और क्राउड के बीच में एक जंग छिड़ गई, और इस फाइट के दौरान जो बैस्टाइल का कमांडर था उसे मार दिया गया, और जो अंदर प्रिजनर्स थे, जो अंदर कैदी थे, वो रिलीज कर दिए गए। एंड इवन दो देवर ओनली 7 प्राइजनर्स, लेकिन स्टिल जो बैस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था पीपल को, क्योंकि वो क्या सिंबलाइज करता था? द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक पावर क्या होती है? कि किंग की एब्सोल्यूट पावर थी फ्रांस में, उसकी एक क्रूर पावर थी कि किंग के बिना कोई भी काम नहीं होता था, एंड वो एब्सोल्यूट पावर पे स्टैंड करता था। एब्सोल्यूट पावर तो आपको पता ही है ना कि पावर सिर्फ एक हैंड में रहती है। इस कैप्चर के बाद जब उन्होंने कमांडर को मार दिया, जो प्रिजनर्स थे वो रिलीज हो गए, तो वो जो बैस्टाइल था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके जो स्टोन्स थे वो मार्केट्स में बेचे जा रहे थे एज सोवेनियर्स। सोवेनियर्स होते हैं यादें, किसी भी इवेंट की यादों के लिए वो बेचे जा रहे थे, ठीक है। उन दिन में दंगे हो रहे थे, पेरिस में बहुत दंगे हो रहे थे, कंट्री साइड पे बहुत दंगे हो रहे थे, एंड कई सारे लोग गुस्सा थे, बहुत पीपल एंग्री थे, क्योंकि एक तो फूड की शॉर्टेज थी और फूड की शॉर्टेज के साथ उन्होंने खाने के दाम भी बढ़ा दिए थे। लेटर जब बाद में हिस्टोरियंस इस इवेंट की तरफ नजर डालते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि ये एक फर्स्ट इवेंट था जिसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, जिससे कई सारे इवेंट्स होते चले गए थे, जिससे जो किंग था उसका एग्जीक्यूशन हो गया था, जिससे जो किंग है किसका, फ्रांस का, वो जो था उसे राजगद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी के दौरान जो लेट 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी, फ्रेंच की कॉलोनीज कैसी थी। देखो 1774 में बोर्बन डायनेस्टी का एक राजा जिसका नाम था लुइस 16, वो फ्रांस का किंग बन गया, और 20 साल की उम्र में उसने राजगद्दी अपने हाथों ले ली और वो उधर का राजा बन गया, ठीक है। अब उसे ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, और जब वो पावर में आया, जब वो राजा बना,
तो फ्रांस जो था ना वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को लोन दिया था। देखो, जो अमेरिका थी ना उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो अपना पीछा छुड़वा रही थी फ्रॉम द कॉमन एनिमी जिसका नाम है ब्रिटेन, और फ्रांस का भी कॉमन एनिमी ब्रिटेन था। तो इसलिए जो फ्रांस है उसने लोन दिया था किसको, अमेरिका को, 13 अमेरिका की कॉलोनीज को, जिससे वो झुका झुका सके और ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पा चुके। अब वो लोन पे लोन बढ़ता ही चला जा रहा था, ऊपर से जो फ्रांस तो उसे हमने कोर्ट को मेंटेन करना था, आर्मी को मेंटेन करना था, जितनी भी कंट्री में यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, रखना था। ठीक है, तो इस सब के चलते जो फ्रांस है वो क्या कर रहा था, एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। जब जो राजा दैट वाज लुई 16 वो राजगद्दी उसे मिली, तो जो फ्रांस था उसका जो ट्रेजरी थी इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है, ऑल्सो ये भी इसका रीजन है दैट कई सारी वॉर के वजह से कंट्री के फाइनेंसेस जो थे वो बहुत वीक पड़ चुके थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, उसके पास लोन तो था ही, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने के बाद उसका लोन बढ़ता ही जा रहा था, और जो लेंडर्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसे दे रहे थे, उन्होंने अब लोन्स पे 10% जो है इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 1 बिलियन लीवरेज से 2 बिलियन लीवरेज तक का हो गया था। लीवरेज बेसिकली जैसे हमारी रुपीज होती है, रुपीज हमारी कंट्री की वो होती है करेंसी का नेम, तो इसी तरह फ्रांस की करेंसी का नेम लीवरेज था। ठीक है, लेकिन राजा ने क्या किया, उसने सोचा चलो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, लेकिन टैक्सेस को बढ़ा देना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, बल्कि जो वो थे बच्चे थे, मतलब बच्चे कह रही हूँ, सिटीजन जो थे वो और गुस्सा हो गए। अब हम पढ़ेंगे कैसे फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पे लेट 18 सेंचुरी पे डिवाइड थी। उस टाइम पे जो फ्रांस था उसकी 3 स्टेट थी, दैट वाज फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्जी, सेकंड स्टेट थी नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट थी। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स थी दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वो हमेशा से प्रिविलेजेस एंजॉय करती आई है, कि कैसे उन्हें प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, जो इतने हाई हाई टैक्स राजा बढ़ा रहा था उन्हें वो नहीं पे करने पड़ते थे, चर्च को जो टैक्स दिया जाता है दैट वाज थे वो नहीं देते थे। वो कई सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। ठीक है, नाउ ओल्ड रिजाइम 1789 से पहले का पीरियड ओल्ड रिजाइम कहलाता है। ठीक है, अब जो 90% ऑफ द फ्रांस पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स, लेकिन उसमें से बहुत कम पीजेंट्स थे जो अब जिनके पास खुद की लैंड थी और वो उसे ही कल्टीवेट करते थे, क्योंकि अराउंड 60% ऑफ द लैंड वाज द लैंड जो कि नोबल्स ओन करते थे, चर्च ओन करते थे एंड रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ओन करते थे। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी को क्या मिले, हमेशा से प्रिविलेजेस मिले, वेयर एज जितना भी बर्डन था टैक्सेस को चुकाने का वो किसके सर पे आ गया था, थर्ड स्टेट के सिर पे आ गया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज था वो था उनके पास, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास, कि उन्हें टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे। ठीक है, अभी आपको डिवीजन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलेगा कि ये हमारी फर्स्ट स्टेट हो गई, हमारी सेकंड स्टेट हो गई, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, व्यापारी आते थे, लॉयर्स आते थे, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल लैंडलेस लेबर सब आते थे थर्ड स्टेट में, और उन्हें कोई प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं मिलती थी करने को। ठीक है, अब वो क्या करते थे, जो नोबिलिटी के लोग थे वो क्या करते थे, जो नोबल्स थे वो कलेक्ट करते थे फ्यूडल ड्यूज को पीजेंट से, और उन्हें फोर्स करते थे कि वो काम करें, जैसे जो नोबल्स के, क्लर्जी के, लॉर्ड के घर में काम करना, आर्मी में काम करना, और रोड को बनाने में हेल्प करना, और उसके बदले में उसको पैसे भी नहीं मिलते थे। अब जो चर्च था वो भी एक टैक्स कलेक्ट करता था जिसका नाम था टिथे, जो कि वो पीजेंट से कलेक्ट करता था, और इसको मतलब जो पीपल थे थर्ड स्टेट के उन्हें स्टेट को भी टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, और उन्हें डायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ता था जिसे हम पहले कहते थे। उसके ऊपर से कई सारे जो डेली यूज के आइटम्स थे, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो टोबैको हो, जो डेली यूज के आइटम्स थे उस पर भी राजा ने टैक्स लगा रखे थे। तो जो पूरा जीवन था थर्ड स्टेट का वो किस में चला जाता था, टैक्स को भरने में चला जाता था।
वो है थर्ड स्टेट है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे। सो इसलिए जो पुअर और रिच का ग्रुप था, ये गैप था, ये हमेशा बढ़ता चला गया। ठीक है। सो इन दिस वे जितना भी टैक्सेस का वो था, काम था, वो थर्ड स्टेट पे आ गया। अब 1715 से लेकर 1789 के बीच जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन रेस हुई थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन। लेकिन शॉकिंग बात देखो दैट जो फ्रांस के वो थे, एग्रीकल्चर था, उसकी जो प्रोडक्शन थी वो सेम रही। पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो सेम रही। अब इससे क्या हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा खाना चाहिए होगा, लेकिन इसका हुआ ठीक उल्टा। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्शन था वो बढ़ा नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। इससे शॉर्टेज ऑफ फूड है, जिससे प्राइस ऑफ ब्रेड जो होते हैं वो सातवें आसमान पे पहुंच गए, वो बहुत बढ़ गए। अब देखो कई कई जगहों पे होता है जिसमें राइस स्टेपल डाइट होती है, उधर के जो लोग हैं वो राइस खाना पसंद करते हैं। कुछ कुछ जगहों में होता है जिसमें चावल होता है ना। तो इसी तरह जो फ्रेंच लोग थे उनका स्टेपल डाइट था ब्रेड, और ब्रेड के ही उन्होंने दाम इतने बढ़ा दिए थे। और जो वर्कर्स थे उनकी जो तनख्वाह थी वो भी एकदम फिक्स थी। ठीक है। प्राइसेस बढ़ रहे थे लेकिन उनकी वेजेस हमेशा फिक्स रही। सो इसलिए उनकी लिविंग कंडीशंस और भी खराब हो गई, और ये जो गैप था ये दोबारा बढ़ता चलेगा। और क्या हुआ, सिचुएशन ऐसे चल रही है, लेकिन तब और भी बुरी हो जाती थी जब कोई ओले के पड़ने की वजह से, बारिश की वजह से, या होता था कभी कभी दैट सूखने की वजह से जो क्रॉप थी वो खराब हो जाती थी। सो ये जो सिचुएशन थी, जब फ्रांस ने क्या फेस किया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, जिसमें जो फूड की शॉर्टेज हो गई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो वर्कर्स थे उनके वेजेस फिक्स रहे, और जो गैप था पुअर और रिच का वो बढ़ता चला गया। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा दैट एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, एंड इस पे हर एक लाइन को मैं एकदम डीप एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट से, that is a growing middle class envisages an end to privileges। कैसे मिडिल क्लास एमर्ज हुआ ग्रुप, और ये जो प्रिविलेजेस थी इन पे बैन कर दिया, इनमें एंड लगा दिया। तो पहले के टाइम पे हमें पता है दैट जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट हाई टैक्सेस के वजह से, फूड की शॉर्टेज की वजह से, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड की वजह से। लेकिन उनके पास ना तो इतनी पावर थी, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, उनके पास बेसिकली इतने मीन्स ही नहीं थे कि वो एक मेजर चेंज ला सके, एक सोशल रिफॉर्म ला सके, इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सके, या सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को बदल सके। एंड ये टास्क किसने लिया, जो हमारे थर्ड स्टेट के रिचर और एजुकेटेड ग्रुप्स थे। तो 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप बना जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। उन्होंने अपना जो पैसा है वो कैसे अर्न किया था, ओवरसीज ट्रेड करके, है ना। ओवरसीज ट्रेड करके जो वुलन है, जो सिल्क है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके, या तो वो एक्सपोर्ट करते थे, या जो अमीर अमीर लोग होते हैं, क्लर्जीज होते हैं, नोबिलिटीज होते हैं, उन्हें बेच के। सो ये जो ग्रुप था इसमें कौन कौन थे, मर्चेंट्स, व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो कि एडुकेटेड थे। एंड वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे दैट कोई भी उन्हें ना किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए बाय बर्थ। अगर मिल रहे हैं प्रिविलेजेस तो उसे बाय वर्थ मिलने चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट होता है बेसिकली वर्थ के बेस पे मिलना चाहिए। और ये जो ग्रुप्स थे ये कई सारे आइडियाज सपोर्ट करते थे, जैसे फ्रीडम के बारे में कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब कई सारे ऐसे थिंकर्स थे, ऐसे फिलोसफर्स थे जैसे जॉन लॉक, रूसो, जो कि लोगों को इंस्पायर करते थे थ्रू देयर पैम्पलेट्स, बुक। ठीक है। तो पहला नाम है बच्चों तो जॉन लॉक का, जिन्होंने एक बुक लिखी जो कि थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसपे वो बताते हैं कैसे जो किंग को डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मानते हैं ना, कि उनसे ऊंचा कोई नहीं, भगवान से ऊंचा किंग है, उनकी हर बात मानिए, उसे हमें रेफ्यूज करना चाहिए, उसे रिजेक्ट करना चाहिए। और जो एब्सोल्यूट राइट है कि एब्सोल्यूट रूल है मोनार्क का, कि कैसे जो किंग है उसके पास ही सारा पावर होती है, वो हटा देना चाहिए। ठीक है। सो वो बिलीव करते थे दैट जो रूलर है उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आई रूसो, जिन्होंने अपनी बुक में एक आइडिया बताया, उन्होंने जो जॉन लॉक था उनका ये आइडिया आगे
बातें कहा कि एक ना सिस्टम होना चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसमें लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसी द पावर कम्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी अपनी स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें वो कहते थे दैट गॉड, जिससे जो पावर है वो एब्सोल्यूट रूल ना रहे, जिसमें पावर जो बटी रहे, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो सिस्टम था, ये जब अमेरिका ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज से ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पा ली थी, तो ये जो रूल थे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ये अमेरिका ने भी फॉलो किया था। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, एंड पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया था, पॉलिटिकल फिलोसफर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया था। तो जो फिलोसफर्स के आइडियाज थे बहुत तेजी से सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में डिस्कस होने लग गए। जो लोग सुन नहीं सकते थे उनके लिए 33 पढ़े जाते थे ये, ठीक है, बुक्स लिखी गई, न्यूज़पेपर्स। एंड जब लोगों ने सुना दैट जो लुइस 16 है वो और टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, लोगों में गुस्सा, प्रोटेस्ट करने लग गए, और जो प्रिविलेजेस का अनफेयर सिस्टम है उसके खिलाफ जाने लग गए। एंड लुइस 16 जो था उसे टैक्सेस इसलिए रेज करने थे क्योंकि फ्रांस क्या कर रहा था, क्राइसिस फेस कर रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि कैसे जो रेवोल्यूशन था उसमें कैसे वो एकदम से लोगों ने प्रोटेस्ट की और कैसे जो किंग है उनसे अपनी बात मनवाई। ठीक है, तो अंडर द ओल्ड रिजाइम 1789 से पहले जो किंग था वो अपने आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। अगर उसे ऐसा करना था, उसे टैक्सेस बढ़ाने थे, तो उसे एक पॉलिटिकल बॉडी जो कि है स्टेट्स जनरल, उसे बुलाना होता था। ठीक है, जो कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से बना हुआ होता था। सिर्फ किंग के पास अथॉरिटी थी कि वो जब चाहे तो स्टेट जनरल को बुला सकते हैं। तो 5 मई 1789 को जो लुइस 16 था वो फाइनली स्टेट्स जनरल को एट वर्सेलिस बुलाता है, जिससे जो उसकी डिमांड है टैक्सेस बढ़ाने की वो उससे अप्रूव करवा सके। तो लास्ट स्टेट जनरल 1614 में हुई थी और अभी 5 मई 1789 को हो रही थी। तो एक बड़ा हॉल जो था वर्सेलिस में उसे प्रिपेयर किया गया मीटिंग के लिए। अब हर एक स्टेट से जो है कई सारे लोग आए। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड स्टेट से भी 300 लोग आए, लेकिन थर्ड स्टेट से 600 लोग आए। एंड इवन जो हमारे फर्स्ट स्टेट थे और जो सेकंड स्टेट थे उन्हें ना जैसे एक दूसरे को फेस करते ना, फ्रंट जैसे होता है ना, ऐसे कंफर्टेबली बिठाया गया। वेयर एज जो थर्ड स्टेट के लोग थे 600 लोगों को हॉल के पीछे खड़ा कर दिया गया, जो कि आपको देखने को मिल रहा है दैट उनके साथ इनइक्वालिटी होती थी, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। अब जो थर्ड स्टेट थे उसमें से मेनली जो रिच थे और एजुकेटेड पीपल थे वो ही आए थे इस जनरल में, इस मीटिंग में। जो ऑर्डिनरी पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, विमेन थे, उनको एंट्री भी नहीं मिली इन दिस मीटिंग। हाउएवर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो डिमांड्स थी, उनके जो ग्रीवेंसेस थे वो 40,000 लेटर में लिखे गए थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लाए थे। और जो स्टेट जनरल की पहले की मीटिंग होती थी, वोटिंग उसमें कैसे होती थी दैट हर एक स्टेट के पास एक ही वोट होगा, जिससे क्या होता था दैट हमेशा कौन जीतते थे, क्लर्जी और नोबिलिटी जीतते थे। लेकिन इस बार जो वो है थर्ड स्टेट के लोग हैं, उन्होंने ये डिमांड की दैट 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, कि कैसे 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, कि कैसे जो हर एक इंसान है उसके पास अपना खुद का वोट होएगा। लुइस 16 कौन सा सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते थे दैट 1 स्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट, लेकिन थर्ड स्टेट क्या चाहती थी दैट 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 वोट। तो जब किंग ने इनकी जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो गुस्से में आकर एज ए प्रोटेस्ट क्या चले गए, असेंबली से बाहर चले गए। ठीक है, थर्ड स्टेट स्ट्रॉन्गली अपोज्ड इट बिकॉज दिस मेथड जो था ये हमेशा क्या अलाउ करता था, क्लर्जी और नोबिलिटी को टू आउटवोट देम। ठीक है, अब ये जो आइडिया था ना कि कैसे हर एक इंसान के पास अपना खुद का वोट होना चाहिए, ये रूसो ने अपनी बुक में बताया था। ठीक है, तो वो क्या चले गए, गुस्से में एकदम से बाहर चले गए।
अब जो वो फाइनली 20 जून को असेंबल हुए थे हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहां वो कस्में लेते हैं दैट जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते जिसमें मोनार्की पावर जो थी उसे लिमिट करेंगे, तब तक वो नहीं दम लेंगे। ठीक है, और उसे लीड कौन कर रहा था? मीरा ब्याऊ एंड अबे सीयस। तो मीरा ब्याऊ जो था वो एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, लेकिन वो स्ट्रांगली खिलाफ था किसके? फ्यूडल प्रिविलेजेस के। ठीक है, उसने कई से अपने पावरफुल स्पीचेस भी दी। ठीक है, उसके बाद था बेसियस जो कि एक प्रीस्ट था, जो कि क्लर्जी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसने एक फेमस पैम्फलेट भी लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट, जिसमें वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं, स्ट्रांगली बताते हैं दैट जो थर्ड ई स्टेट है वो ही फ्रांस की रियल स्ट्रेंथ है और वो ही रियल पॉलिटिकल पावर डिजर्व करते हैं। अब नेशनल असेंबली क्या हो गई? वर्सेलेस में बिजी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, वेयर एज जो पूरा जो बाकी बचा फ्रांस था वो उसमें बहुत टेंस, बहुत ही इंटेंस माहौल छा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हार्श विंटर आई थी जिससे जितने भी हार्वेस्ट था, जितनी भी क्रॉप थी, वो क्या हो गई? वो सारी खराब हो गई, जिससे फूड की शॉर्टेज आने लग गई और जो प्राइस थे ब्रेड के वो बढ़ गए। अब आएगा इधर सीन कि कैसे जो वो था, लोग थे जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा, कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो कई सारे बेकर्स ने इसका एडवांटेज उठा लिया बाय होर्डिंग ब्रेड। होर्डिंग ब्रेड होती है चिल्ड्रन जब हम फूड को स्टोर करते हैं, तो इन्होंने ब्रेड को स्टोर कर लिया एंड लोगों को जब लंबी लंबी घंटों घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाना नहीं मिलता था, तो कई सारी गुस्से में विमेन बेकरीज को, शॉप्स को अटैक कर देती थी। उसी टाइम में किंग ने ऑर्डर किया, किंग ने आदेश दिया कि ट्रूप्स मतलब आर्मी पेरिस में चली जाए। तो 14 जुलाई को 1789 को जो एंग्री क्राउड था, गुस्से से भरा एजिटेटेड क्राउड था, वो बैस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आगे क्या हुआ था हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। नाउ नियर बाय विलेज ना कंट्री साइड में रूमर्स फैल गए दैट जो लैंडलॉर्ड्स है, जो उन्होंने जो है गुंडे हायर कर रहे हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और गुस्से में आके पीजेंट्स ने क्या किया? सिंपल टूल्स ले लिए और जो नोबल्स के हाउस थे उन्हें अटैक करने लग गए। दे लूट, जितनी भी ग्रेन जो थी जो स्टोर कर रखी थी वो उन्होंने लूट ली एंड जितने भी फ्यूडल ड्यूज के रिकॉर्ड थे वो उन्होंने जला दिए। और कई सारे नोबल्स जो थे वो गुस्से में आके, गुस्से कह रही हूँ, डर में आके अपने घर से भाग गए और नेबरिंग कंट्रीज चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ? आपके उसमें बुक में एक लाइन लिखी है दैट caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chariots. So children, जिसमें होस का मतलब ये आपको दे रखा है एंड पिचफॉक्स ये होते हैं, ये दोनों टूल्स ही, और चैट्यूक्स अटैक करे, बेसिकली ये होते हैं जो हाउस होते हैं नोबल्स के। ठीक है, तो ये सारा उन्होंने किया। अब जो रिवॉल्ट बढ़ता जा रहा था लोगों के प्रेशर से, जो लुइस 16 था वो फाइनली नेशनल असेंबली की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये इसमें भी अग्री हो जाते हैं दैट उनकी उसकी जो पावर है इट वोंट बी एब्सोल्यूट एंड इट विल बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ का पहला स्टेप था। तो 4 अगस्त को 1789 को नेशनल असेंबली एक इम्पोर्टेंट लॉ पास करती है जिसमें जो फ्यूडल सिस्टम है, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाते हैं। जितने भी स्पेशल टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं और अब क्लर्जी को और नोबिलिटी को भी टैक्स देने पड़ेंगे और जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। और जो टैक्स 30 थे उसे भी खत्म कर दिया गया एंड वो लैंड जो कि चर्च ने ओन कर रखी थी वो भी स्टेट ने ले ली। ठीक है, नाउ जो गवर्नमेंट, अब देखो चर्च की जो लैंड थी वो ले ली उस गवर्नमेंट ने, इससे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी गेन की कितने की? दो, एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज की। तो ये जो डिसीजन था कि इस जो जितने प्रिविलेजेस है वो हटा दिए जाएं, इससे इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक कम हुई और स्टेट के फाइनेंशियली कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। ठीक है,
नाउ फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो फाइनली जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल असेंबली ने 1791 में वो ख़त्म किया। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो एक पावर है ना वो एक जने के हाथ में ना रहे, जो पावर है ना वो लिमिट करने का। तो पावर अब जो है एक हाथ में नहीं थी, उसे डिवाइड कर दिया गया था लेजिस्लेटर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो इस सिस्टम के थ्रू फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। सो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट जो पावर है लॉज बनाने की, अब वो किसके हाथ में है? नेशनल असेंबली के पास है। तो जो असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है। सिटीजन सबसे पहले इलेक्टोर्स को वोट करते हैं और फिर वो इलेक्टोर्स जो है वो असेंबली के मेंबर्स को चूज करते हैं। लेकिन इसमें भी एक इनइक्वालिटी का सिस्टम आ जाता है कि हर एक सिटीजन के पास वोट करने का राइट नहीं था। ठीक है, किसके पास वोट करने का राइट था? सिर्फ वो मैन जो 25+ है और वो कितना पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 40 है तो 3 दिन में कितने होंगे? 240। तो जो लोग 240 तक का कमाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो जो 25+ है और एटलीस्ट 3 दिन जितना जो लेबर 3 दिन का है उतना कमाते हैं, उनको जो है उनके पास ही वोट करने का राइट था और उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कह दिया गया और उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए। वेयर एज मैन हु डिड नॉट मीट दिस कंडीशन एंड ऑल वीमेन, उन्हें पैसिव सिटीजन्स कहते हैं, जो 25+ थे लेकिन इतना नहीं कमाते थे, या जो इतने 25 ईयर्स के नहीं थे, और जो वीमेन थी उन्हें पैसिव सिटीजन्स कहते थे और उनके पास वोट करने का राइट नहीं था। अगर आपको असेंबली का मेंबर बनना था, सो ए मैन हैड टू बी अमंग दी हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, कि टैक्स में हाईएस्ट पे करने वाला। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ स्टार्ट हुआ? द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें इंपॉर्टेंट राइट जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक इंसान के पास बोलने का राइट है, हर एक इंसान के पास अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये रखे गए। और ये जो राइट्स थे दे वर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल, कोई इनसे नहीं छीन सकता, बाय बर्थ इनको ये मिलने वाले थे। एंड ये जो राइट्स है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल थी ना। उस टाइम पे कई सारे लोग लिख नहीं पाते थे, तो इसलिए कई सारे पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए, जैसे ब्रोकन चेन जो कि किसका सिंबल था? फ्री होने का सिंबल था। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, किसका सिंबल था? दैट स्ट्रेंथ लाइज यूनिटी, कैसे एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जो ग्रुप में जने कर सकते हैं। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइन किसका था? दैट जो ये जो है आई जो है ये इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, और कैसे जो सूर्य की किरणें हैं जो इग्नोरेंस के क्लाउड से उन्हें हटा देगी। स्केप्टर बेसिकली एक रॉयल पार का सिंबल था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग किसका सिंबल था? एटर्निटी का, जी, क्योंकि जो रिंग है उसका ना ही स्टार्टिंग होती ना ही एंड होती, सो इट स्टैंड्स फॉर एटर्निटी। रेड फिरगन कैप बेसिकली एक स्लेव पहनता था जब वो फ्री हो जाता था। ब्लू वाइट रेड बेसिकली फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। विंग्ड विमेन लॉ की पर्सिफिकेशन थी। एंड लॉ टैबलेट क्या था? दैट लॉ सबके लिए सेम है और कैसे सबको लॉ मिलने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, कैसे फ्रांस मोनार्की को हटा देता है और रिपब्लिक जो है वो बन जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया तो तब भी जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो अनस्टेबल रही, क्योंकि ऑल्दो लुई 16 ने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में दैट उसकी जो पावर है इट विल बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में एंटर कर जाता है और क्या करता है? साजिश बना लेता है, साजिश रच देता है विद द किंग ऑफ प्रूसिया। अब इतना पता है फ्रांस में इतनी वो हो रहा था, इतना दंगे हो रहे थे, और 1789 से हो रहा था और 1792 हो गया था, 4 साल से होते जा रहे थे। तो जितने भी बाकी यूरोपियन रूलर्स है वो डिसाइड करते हैं दैट वो जो है अपनी आर्मीज भेजेंगे और इस रेवोल्यूशन को स्टॉप करवाएंगे। इससे पहले वो कुछ करते, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर ऑन प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया उनके खिलाफ इन अप्रैल 1792 में। सो पीपल डिफरेंट पार्ट्स से फ्रांस के आए, उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी थी एंड वो बिलीव करते थे दैट ये वॉर जो है वो कंट्रीज के बीच का ही नहीं है, बल्कि ये जो वॉर है ये ऑर्डिनरी पीपल के बीच का है। जितनी भी फ्रांस में एरिस्टोक्रेसीज है उनके बीच का है, जो लोग डिक्टेटरशिप फॉलो करते हैं उनके बीच का है।
तो एज दे वर मार्चिंग उन्होंने कई सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, जिसमें से एक था मार्सेलेस, जो कि पोएट रॉजर डी आई ने लिखा था। एंड ये जो था नेशनल एंथम था फ्रांस का। ठीक है। सो जब जो पेरिस में एंटर कर रहे थे वॉलंटियर्स, हाँ, तो वो मार्सेलियस में एंटर कर रहे थे और इसलिए उनका नाम जो है ये पड़ा। नाउ टुडे आज ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है। नाउ अब जो मैन थे वो तो क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो जो है वॉर में शामिल थे। लेकिन जो विमेन थी उन्हें ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास ही, पैसे कमाने की भी, अपने घर के ध्यान रखने की भी, अपने फैमिलीज की केयर करने की भी। तो कई सारे लोगों को लगा दैट ये रेवोल्यूशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिच है उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं। एंड एज ए रिजल्ट जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो पॉपुलर होने लगे, वो एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए जहाँ लोग अपनी पॉलिसीज डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स डिस्कस करते थे। ठीक है। तो जो वॉर चला इससे कई सारे हैवी लॉसेस हुए, जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई। ये मैंने आपको पढ़ा दिया इधर से। हाँ, ठीक है। नाउ उसमें से जो इम्पोर्टेंट था, जो पॉपुलर हुआ, वो था जैकोबिन क्लब, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और ये इसका नाम कैसे पड़ा, पेरिस में एक फॉर्मर कॉन्वेंट है सेंट जैकोब के नाम से, उससे इसका नाम पड़ा। नाउ विमेन जो रेवोल्यूशन में एक्टिव थी उन्होंने भी अपने क्लब्स जो है वो फॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। नाउ कई सारे जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे वो किससे, पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते थे, जो इतने अमीर नहीं थे, स्मॉल लैंडलेस लेबर, स्मॉल शॉपकीपर, सर्वेंट्स, वो थे जैकोबिन क्लब के लोग। तो और उनका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। एंड टू शो देयर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी शो करने के लिए और अपने आप को रिच से और नोबल से अलग करने के लिए कई सारे जो जैकोबिन्स थे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, लाइक डॉग वर्कर्स इंस्टेड ऑफ दी नी ब्रांचेस। अपर क्लास के लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, वेयर एज जो नॉर्मल ये लोग थे ये क्या पहनते थे, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। आई थिंक मैंने इसमें लगा रखा था। ओके, ठीक है। नाउ इसमें ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये देखो, ये आपको देखने को मिल होंगे कि कैसे लॉन्ग स्लीव ट्राउजर्स पहनते थे और नी ब्रीचेस होते हैं साइड वाला, जो कि अपर क्लास पहनते थे। ठीक है। नाउ 1792 की समर में जो जैकोबिन है वो प्लान करते हैं एक मेजर अपराइजिंग। कई सारे लोग जो थे पेरिस में बहुत गुस्सा थे क्योंकि फूड की शॉर्टेज थी लेकिन प्राइजेस हाई थे। तो 10 अगस्त की सुबह जो क्राउड्स है वो जो ट्यूलिप्स का पहले से उधर अटैक कर देता है, वो जितने भी जो राजा के गार्ड्स होते हैं उन्हें मार देते हैं और लुइस 16 को बंदी बना के रखते हैं कुछ घंटों तक। एंड लेटर जो असेंबली है पूरी वो डिसाइड करती है कि चलो ये जो फैमिली है इसे छोड़ दिया जाए। तो न्यू इलेक्शंस हुए एंड दिस टाइम जितने भी मैन जो कि 21 के थे या 21 अबव के थे उन्हें वोट करने का राइट मिला, नो मैटर वो कितना कमाते हैं, नो मैटर हाउ रिच और दे पुअर आर। ठीक है। तो एक नई बॉडी बनी जिसका नाम था कन्वेंशन, और 21 सितंबर 1792 को जो कन्वेंशन थी उसने मोनार्की को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर हो गई। और लुइस 16 को भी मतलब गिल्टी जो है वो फाउंड कर दिया गया। एंड 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली द प्लेस दे ला कॉन्कर्ड इन पेरिस, ठीक है, उधर जो है पब्लिकली सबके सामने मार दिया गया। और कुछ टाइम बाद जो उसकी क्वीन थी, उसकी जो रानी थी, दैट वाज मैरी एंटोनेट, उसको भी मार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो तो 1793 से लेकर 1794 तक के जो साल थे वो थे रेन ऑफ टेरर। उस रीजन को हम, उस पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। सो इस टाइम पे जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था वो रूल कर रहा था, वो फ्रांस को रूल कर रहा था बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ, बहुत हार्श पनिशमेंट के साथ। तो पहले क्या होता था, अगर कोई मोनार्की के खिलाफ जाता तो तब उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, लेकिन वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर करता था वो बहुत संकी था। वो क्या करता था, जो लोग रिपब्लिक के खिलाफ जाते थे, है ना, एनी जिसे भी वो लगता था कि हाँ भाई ये तो रिपब्लिक के खिलाफ है, उसे अरेस्ट कर दिया जाता था। चाहे वो जितने भी पहले जो नोबल्स थे वो हो, क्लर्जीज हो, या जितनी भी दूसरी पार्टी है जो अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनके लोग हों,
या उसके भी पार्टी के लोगों जो रिपब्लिक जो या जो उसके रूल से डिसएग्री करते थे, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या उनको गिलोटाइन कर दिया जाता था। और बेसिकली एक ऐसी मशीन थी जो कि सिर काटने के लिए यूज की जाती थी, एंड उसका नाम पड़ा था डॉक्टर गिलोटाइन। मतलब इसका नाम इससे पड़ा था, डॉक्टर गिलोटाइन से, जिन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया था। अब रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पावर में भी बहुत कंट्रोल लाने की कोशिश की। कई सारे लॉ पास किए गए जिससे जो वेजेस थी वो मैक्सिमम कर दी गई, प्राइसेस, एंड कई सारे आइटम्स थे जैसे ब्रेड थे, मीट थी, उन्हें रेशन कर दिया गया। पीजेंट्स were forced कि वो ग्रेन लाई टू सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेस जो कि किसने, गवर्नमेंट ने डिसाइड करे थे। एंड पीजेंट्स को कहा जाता था कि ये जो प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, इसी प्राइस में आप किसी भी उसको किसी भी आइटम को बेचोगे। अब इस पे जो महंगी, एक थोड़ी सी महंगी आती थी वाइट फ्लोर ब्रेड, जो वाइट आटे से बनी हुई थी, उसे बैन कर दिया गया। और इक्वालिटी दिखाने के लिए हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को पेन दी एगालित नाम की ब्रेड जो की थी, इक्वालिटी ब्रेड जो कि होल व्हीट से बनी हुई होती थी, वो खानी पड़ती थी। ना रॉबेस्पियर को इक्वालिटी हर जगह चाहिए थी और हर रोज चाहिए थी। तो इसलिए जो फ्रेंच में टाइटल्स होते हैं जैसे मॉन्सोर सर को बोलते हैं और मैम को मदाम में बोलते हैं, उससे रिप्लेस करके वो सितोयन और सितोयनी कर दिया, मीनिंग सिटीजन। ठीक है, इस पे अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो जस्ट काइंडली इग्नोर इट। ठीक है, चर्चेज को बंद कर दिया गया और कई सारे चर्चेज को तो ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया और आर्मी बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। हाउ एवर रॉबेस्पियर का जो स्ट्रिक्ट मेथड से इससे लोगों के अंदर डर और गुस्सा दोनों आने लगा, इवन दो जो उसके सपोर्टर भी थे उसके अंदर भी। सो देयरफॉर जुलाई 1794 में उसे अरेस्ट कर दिया गया and he was executed by the guillotine the very next day। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या डायरेक्टर रूल्स फ्रांस की, कैसे फ्रांस में डायरेक्टर बने। तो देखो, जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो चली गई थी तो इससे कई सारे जो थोड़े अमीर मिडिल क्लास थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल गेन कर लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए वो, जिसमें जो वोटिंग राइट्स थी जिनके पास वोटिंग राइट्स टू ओनली दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी, उनको हटा दिया गया। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और पुअर, एक सेकंड, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स टू ओनली दोज हु, हाँ ठीक है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो क्या करते थे, उन्हें राइट नहीं मिलता था वोट करने का, एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की गई 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव होती थी जिसे हम डायरेक्टरी कहते थे। ये सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया जिससे जो पावर है वो एक हाथ में ना जाए, एंड जैसे जैकोबिन्स के अंडर हुआ। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स थे वो कभी कभी एक दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते थे और कभी कभी ऑफिस से एक दूसरे को रिमूव करने की कोशिश भी करते थे। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी बार बार, इससे एक नए शासक, एक नए राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, जो मिलिट्री लीडर था, वो पावर में आया और डिक्टेटरशिप चला दी। जो इतने चेंजेस के बाद भी जो आइडल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो मोटो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, वो लोगों को इंस्पायर करती रही। अब नेपोलियन बोनापार्टे का क्या हुआ वो मैं चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। अब हम विमेन की बात करेंगे कि क्या विमेन मतलब औरतों ने रेवोल्यूशन लड़ा। सो देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग से ही विमेन एक इम्पॉर्टेंट, एक एक्टिव रोल प्ले कर रही थी और वो होप कर रही थी दैट उनका पार्टिसिपेशन एक ना एक दिन उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है उन्हें इम्प्रूव करेगा। तो कई सारी थर्ड स्टेट की विमेन जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काम करती थी, जैसे कुछ कपड़े सिल लेती थी, कुछ कपड़े धोने का काम करती थी, कुछ काम वालियों का काम करती थी घरों में, कुछ जो है फ्रूट्स बेचती थी, कुछ वेजिटेबल्स बेचती थी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे काम करती थी और उनके पास बहुत कम एक्सेस था एजुकेशन का या जॉब ट्रेनिंग का। वेयर एज जो नोबल फैमिलीज की डॉटर थी या अमीर घरानों की बेटियां थी, वो जाती थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने शादी से पहले। कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो क्रिश्चियन स्कूल्स। ठीक है, शादी से पहले उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना दिया जाता था। वेयर एज जो वर्किंग वुमेन थी वो अपने हाउस होल्ड काम भी मैनेज करती थी, जैसे कुक करना, खाना बनाना, ठीक है, पानी
आना भर के, और जो जो ब्रेड की लाइंस लगती थी ब्रेड को लेने के लिए उनमें खड़े रहना, बच्चों की केयर करना। वेयर एज उन्हें क्या मिलती थी, जो वेजेस थी, तनख्वाह थी, वुमेन से कम मिलती थी। अपनी आवाज़ उठाने के लिए कई सारी वुमेन थी जिन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। तो अराउंड 60 वुमेन क्लब जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में बनने लगा, जिसमें से फेमस क्या हुआ, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, अब वो डिमांड करता था दैट उन्हें भी मेन, जैसे मेन को पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे उतने ही वुमेन को मिले, जैसे राइट टू वोट मिल रहा है ना। सिंस दिस 1791 कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेबल्ड देम पैसिव सिटीजन्स, कि वो पैसिव सिटीजन्स हैं, तो वो चाहती थी उससे ये टैग हट जाए और उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले। तो पहले के सालों में तो कई सारे लॉज थे जिन्होंने वुमेन की हेल्प की, जैसे स्टेट स्कूल क्रिएट कर दिए गए जिसमें एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, अब जो पिताजी थे, जो फादर्स थे, वो शादी के लिए डॉटर्स को फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज जो थी वो एक फ्रीली एंटर्ड सिविल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगर आप चाहो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं एंटर कर सकते, और आप इसे एंड भी कर सकते हो, मतलब डाइवोर्स जो है वो भी लीगल हो गया। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, मेन से भी और वुमेन से भी। अब वुमेन को ट्रेनिंग देने वुमेन को ट्रेनिंग मिलने लग गई जॉब्स की, वो आर्टिस्ट बन सकती थी, या छोटे छोटे बिजनेस, वर्क बाय होम, ऐसे कुछ कर सकती थी। हाउ एवर जो उनका स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का, एज मैन जितना ही बोल चलता रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर कई सारे जो वीमेन क्लब थे उन्हें बैन कर दिया गया, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन लगा दिया गया, एंड कई सारी ऐसी बहुत फेमस वीमेन थी जिनको अरेस्ट कर लिया गया या तो मार दिया गया। एंड ये जो मूवमेंट है वीमेन के वोटिंग राइट के और इक्वल पे के, कि उन्हें इक्वल तनख्वाह मिले, वो चले 200 साल तक। लेकिन फाइनली 1946 में जो फ्रांस है उसके उधर वुमेन को राइट टू वोट मिल गया। आप पढ़ेंगे कैसे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, कैसे जो स्लेवरी है वो फ्रांस से हटा दी गई। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है जैकोबिन गवर्नमेंट का, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी हटाने में बहुत मदद की। तो जो कैरिबियन कॉलोनीज थी उसमें क्या आ जाती है, मार्टिनिक्यू, ग्यूडेलियोप एंड सैन डोमिंगो, वो क्या थे, मेजर प्रोड्यूसर्स थे कई सारी कमोडिटीज़ के, चाहे वो टोबैको हो गया, चाहे वो इंडिगो हो गया, शुगर हो गया। और यूरोपियंस जो थे वो काम नहीं करना चाह रहे थे इतनी हार्श कंडीशन में, तो प्लांटेशन ओनर किस पर डिपेंड हो गए थे, स्लेव लेबर पर डिपेंड हो गए थे। जब जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें तो बदतर से बदतर तरीके से रखा जाता है, उन्हें खाना नहीं मिलता था 4-4 5-5 दिन तक, और उन्हें अपने नौकर बना दिए जाते हैं, बेसिकली ह्यूमंस को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट बिकॉज यूरोपियन जो थे उन्होंने मना कर दिया था काम करने के लिए, इसलिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चला, किसके बीच में, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में एंड अमेरिका के बीच में 17वीं सेंचुरी में ये सब चला था। तो फ्रेंच ट्रेडर्स जो थे, जो पोर्ट से सेल करते थे, जो जैसे बॉर्डियक्स हो गया, नैनतास से, वो अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, जहाँ पर वो लोकल चीफ्स से जो लोग थे उन्हें खरीदते थे। तो ये जो मैन वीमेन या चिल्ड्रन होते थे जिन्हें खरीदते थे, उन्हें टाइटली शिप में पैक कर दिया जाता था अटलांटिक तक जाने के लिए, एंड वंस इन द कैरेबियन दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और एक बार वो बिक गए, वो उन्हें फोर्स करते थे काम करने के लिए। ठीक है, और वो तो अपना काम कर ही रहे थे, इससे कई सारी जो ग्रोइंग डिमांड थी यूरोप में चीज़ों की वो कम हुई, और जो बोर्डियक्स और नैनतास जैसे जगहें हैं वो क्या हो गई, इस ट्रेड की वजह से अमीर होने लग गए। तो समझ में आया दैट कैसे जो कैरेबियन कॉलोनीज थी वो क्या थी, प्रोड्यूसर्स थी, यूरोपियंस ने मना कर दिया था, तो वो बोर्डियक्स या नैनतास के लोग कहाँ जाते थे, अफ्रीका जाते थे, उधर से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, उधर से ह्यूमंस को खरीदते थे, फिर लाते थे और उनसे ढेर सारा काम करवाते थे। तो 18वीं सेंचुरी तक तो चलता लगे, और स्लेवरी ने फ्रांस में अपोजिशन फेस की, इतना थोड़ा डिसलाइक होने लग गया था। ऑल्दो नेशनल असेंबली डिबेट करती रही कि ये जो राइट्स है मैन के, इट शुड अप्लाई टू पीपल इन द कॉलोनीज, लेकिन वो ना इन लॉज को अवॉइड करती रही, क्योंकि उनके उसके ऊपर प्रेशर था बिजनेसमैन का, क्योंकि बिजनेसमैन को स्लेवरी से बहुत फायदा होता था, उसके पास एक प्रेशर था बिजनेसमैन का। तो 1794 में कन्वेंशन ने फाइनली एक लॉ पास किया जिसमें जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज हैं, जितने भी स्लेव हैं उधर
जितने भी स्लेव्स थे उन्हें रिलीज करने का। हाउ एवर ये जो फ्रीडम थी ये ज़्यादा देर तक नहीं चली। 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट जब उधर का कॉन्क्यूरर बना था, जब उधर का एम्परर बना था, तो वो स्लेवरी को दोबारा ले आया, प्लांटेशन ओनर को सपोर्ट करते हुए, जो चाहता था दैट उनका जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो क्या है, इंक्लूडेड राइट टू एनस्लेव पीपल, एंड स्लेवरी फाइनली परमानेंटली अबॉलिश कर दी गई थी इन 1848। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है जो इसमें छोटे छोटे ईयर्स हैं। जैसे हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। विमेन को वोट करने का राइट कब मिला था, 1946 में मिला था। स्लेवरी कब अबॉलिश कर दी गई, 1848 में कर दी गई। और जो वो था राजा था लुइस 16 था, उसने ईस्ट हेड जनरल कब बुलाई, ठीक है, 5 मई को बुलाई थी ना 1789 को। सो ये छोटे छोटे जो होते हैं ये सबको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आते हैं और इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि आधा नंबर मिल जाए, है ना, कट ही जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो 1789 के बाद जो फ्रांस में विमेन की, मैन की, चिल्ड्रन की लाइफ थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। ऐसी कई सारी गवर्नमेंट थी जो ट्राई कर रही थी कि जो लिबर्टी के आइडियाज़ और इक्वलिटी है ये रियल लाइफ में अप्लाई करें। सबसे बड़ा चेंज था दैट जब जो लोग थे उन्होंने बैस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो सेंसरशिप एबॉलिश कर दी गई, ठीक है। और अंडर द ओल्ड रेजाइन जितनी भी सेंसरशिप होती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। सो अंडर द ओल्ड रेजाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेस वो पब्लिश तभी हो सकते थे जब किंग जो है उसे अप्रूव कर दे। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद जो डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ मैन ऑन सिटीजन का, वो क्या डिक्लेयर करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भैया ये तो ह्यूमंस के नेचुरल राइट्स हैं। सो एज ए रिजल्ट जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्पलेट्स थे, प्रिंटेड इमेजेस थी, वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने लग गई, एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग गई। एंड ये सब एक्सप्लेन करते थे कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं फ्रांस में। एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो अलाउड पीपल कि वो अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। कई सारे ग्रुप्स प्रिंटेड मटेरियल यूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए। कई सारे ऐसे प्लेस थे, सॉन्ग्स थे, पब्लिक सेलिब्रेशन थी जो की गई, जिससे ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है ये स्प्रेड हो सके। एंड इसी इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से जो ऑर्डिनरी जो नॉर्मल पीपल हैं, जो या तो लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, उन्हें समझ में आने लग गए बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लिबर्टी, जस्टिस, जो कि अब पहले बुक्स में डिस्कस होते थे, और वो भी कौन पढ़ पाता था, जो एडुकेटेड होता था। लेकिन आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 के बाद क्या होने लग गया, वो हर जगह डिस्कस होने लगा और हर किसी को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आने लग गया। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का कंक्लूजन कि कैसे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को राजा बना लेता है, राजगद्दी ले लेता है फ्रांस की, एंड अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए जो नियर बाय यूरोपियन सिटीज़ होती है उनमें कब्जा करने लग जाता है। जितनी भी पुरानी फैमिलीज होती हैं उन्हें हटा के अपने किंगडम, अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए नए किंगडम बसाने लग जाता है। और उधर कौन बिठाता है, ये अपना कोई भी रिलेटिव बिठा देता है एज ए रूलर। और नेपोलियन बिलीव करता था दैट ही वाज द ओनली वन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर मॉडर्नाइजिंग द यूरोप। तो कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बुलाया, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज लाया, वेट्स का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, है ना, तो कई सारे लाया। तो एट फर्स्ट जो कई सारे लोग थे वो नेपोलियन को मानते थे दैट हाँ ये फ्रीडम लाएगा, ये रिफॉर्म लाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी जो आर्मीज थी उसे फॉरेन इन्वेडर्स देखे जाने लगे, जो कि कंट्रीज को अपने कब्जे में करती थी विद द फोर्स। एंड नेपोलियन जो है वो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। और इसके बाद कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स थे जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे लिबर्टी, मॉडर्न लीगल सिस्टम उसे लेके जाने लग गए। सो जो ग्रेटेस्ट लेगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो क्या थी कि आइडियाज का स्प्रेड हुआ, कौन कौन से, लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स से। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटो क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये आपका 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ये आइडियाज जितने भी थे डेमोक्रेटिक राइट्स की, लिबर्टी के, स्प्रेड होने लग गए, जिससे फ्यूडल सिस्टम में एंड लग गया। एंड जो लोग थे उन्होंने जो वो है आइडिया है किसका, फ्रीडम टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, कि अपने इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना, उन्हें अडॉप्ट करने लग गए। एंड कई सारे लीडर्स थे जैसे टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन रॉय थे, ये इंडिया के थे, क्योंकि उन जो फ्रांस में वो चीज़ें चल रही थी उनसे इंस्पायर हुए थे, ठीक है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।